सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 मृदा, इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं हम। मृदा, आप जानते हैं मृदा यानी मिट्टी, और जो पृथ्वी की ऊपर की परत होती है उसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं वो सब मिट्टी में उगते हैं। और मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी को कोई व्यक्ति बना नहीं सकता है, कोई उसको मनुष्य निर्माण नहीं कर सकता, प्रयोगशाला में मिट्टी को नहीं बनाया जा सकता। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में अपने आप ही बनती है। और बनती कैसे है? प्रकृति के विभिन्न कारण से, हवा से, जल से, जलवायु से जो चट्टानें हैं वो टूटती है, और चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, और यह पादपों की जड़ों को मजबूती से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी में ही रहती है, और मिट्टी इन जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, थाम कर रखती है, और जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति मिट्टी के माध्यम से ही पेड़ पौधों को होती है, और उससे वो वृद्धि करते हैं। अब ये मृदा बहुत से जीवों का आवास भी है। बहुत सारे जीव, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जीवाणु और फंजाई जैसे, फिर चूहे, चींटी, केंचुए, सांप, ये सब मिट्टी में निवास करते हैं। मिट्टी में कोई बिल बनाकर रहता है, कोई ऐसे ही रहता है। खेती, कृषि मृदा में की जाती है, और कृषि हमें भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अब मृदा में जीवन। मृदा बहुत सारे जीवों जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु और फंजाई, चूहे, चींटी, केंचुआ, सांप, इसका घर होती है। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मिट्टी को ठीक रखने के लिए हम क्या करें? हमारे द्वारा कोई ऐसे काम नहीं हो जिससे कि ये इतनी अमूल्य जो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है, वो नष्ट नहीं हो। इसके लिए हमें क्या करना है? पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं और मृदा में रहने वाले जीवों को हानि पहुंचाते हैं। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन और पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसलिए अपशिष्ट पदार्थ और रसायन को मृदा में डालने से पहले इसे उपचारित करना चाहिए, और पीड़कनाशी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पीड़कनाशी जो पेस्टिसाइड का जो उपयोग करते हैं खेतों में, उसके लिए तो उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग को भी सीमित करना चाहिए। अब मृदा की परिच्छेदिका या उसकी प्रोफाइल। अब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पर्वतों के कण और ह्यूमस पाई जाती है उसको हम मृदा कहते हैं। अब यह मृदा अनेक परतों की बनी होती है। अब ये मृदा की कौन कौन सी परतें हैं उसी को हम मृदा की परिच्छेदिका या उसकी प्रोफाइल कहते हैं। अब कौन कौन सी परतें होती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। देखिए, थोड़ी सी मृदा लेकर उसे हाथ से तोड़कर, यानी उसका थोड़ा बड़ा ढेला होगा तो उसको हाथ से हम तोड़ लेंगे, उसका हम चूर्ण बना लेते हैं। फिर मुट्ठी भर मृदा लेकर उसे जल से 3/4 भरे कांच के गिलास में डालते हैं, और डालने के बाद में उसको छड़ से या चम्मच से अच्छी तरह से उसको हिला देंगे। फिर इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देते हैं। फिर गिलास के पानी को हम देखते हैं। अब ये जो गिलास का पानी फिर हमें दिखाई देगा, एक प्रकार से वो मिट्टी की हमें परिच्छेदिका या प्रोफाइल को बता देता है। अब इसमें क्या होगा? देखिए, सबसे जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे के भाग में जो मिट्टी के बड़े कण हैं, बजरी, वो हमें दिखाई देगा। इससे ऊपर बालू के कण होंगे, फिर इससे ऊपर मृतिका,
चिकनी मिट्टी के तरीके के जो कण होंगे वो होंगे। फिर ऊपरी ऊपर आपको यह जल यहाँ पे तैरता हुआ दिखाई देगा और जल के ऊपर कोई घास फूस, कोई पत्ते, इस प्रकार की चीज़ें आपको तैरती हुई दिखाई देगी। अब थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं हम। जब हम कांच के गिलास में विभिन्न आकार की साइज की हम कणों की परतें हमें दिखाई देती है। जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते हुए दिखाई देते हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। यानी मिट्टी में उपस्थित जो सड़े गले जैव पदार्थ हैं उनको हम ह्यूमस कहते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब 6, पवन यानी हवा, जल और जलवायु की क्रिया से। अब जलवायु क्रिया नहीं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, वर्षा हो रही है, ये जलवायु का अलग अलग प्रकार है। इसकी क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है और यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। यानी पवन, जल, जलवायु की क्रिया से जब चट्टानें टूटती है तो उसको अपक्षय कहते हैं। और किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे उनका निर्माण हुआ है, एवं उन वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है जो स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में अलग अलग होती है। अब ये इसका हम एक बार इस मृदा की परिच्छेदिका को देख लेते हैं जो हमने प्रयोग किया था गिलास वाला। उसमें आपको ध्यान आया होगा कि नीचे नीचे में बजरी थी, फिर उसके ऊपर बालू मिट्टी थी, फिर इसके ऊपर मृणमय मृदा के कण थे और ऊपर ही ऊपर उसमें ह्यूमस था, कुछ घास फूस तैरते हुए जीवों के कोई जैव अवशेष थे, वो अपने को इसमें दिखाई दे रहे थे। अब इसी के आधार पे हम मृदा की परिच्छेदिका की हम बात करते हैं। देखिए, हमने अपक्षय की बात की थी और ये जो अब मिट्टी की परतों की बात करते हैं। नंबर 1, ए यानी संस्तर स्थिति। ए सबसे पहले की, इसे शीर्ष मृदा कहते हैं। यह सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिजों की अधिकता होती है। यानी मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत है, यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करती है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, चछुंदरों, भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से ही शीर्ष मृदा में रहती है। अब इसकी दूसरी स्थिति बी, मिट्टी की इसको मध्य परत कहते हैं, जो शीर्ष मृदा के नीचे पाई जाती है। इसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज ज़्यादा होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। इसके बाद में इसकी तीसरी परत यानी सी, यह तीसरी परत होती है जो दरारों युक्त और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। और इसके बाद में होती है आधार शैल। यह तीसरी परत के नीचे होती है और यह कठोर इसका आधार होता है। फावड़े से इसे खोदना भी कठिन होता है, बहुत ही मजबूत इसकी स्थिति होती है। अब देखिए, ये ए स्थिति आ गई। अब ये कुछ जो ऊपर पादप दिखाई दे रहे हैं उनकी जड़ें केवल इसी में है। इसके बाद में बी स्थिति आ गई और फिर सी आ गई और फिर ये नीचे एकदम कठोर उसकी स्थिति आ गई। ये मिट्टी की परिच्छेदिका है। यदि हम कोई गड्ढा खोदते हैं और तो इस प्रकार की आपको स्थिति मिट्टी की दिखाई देती है। अब मृदा के प्रकार, मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है उनकी बात करते हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है और शैलों के अपक्षय से विभिन्न प्रकार के छोटे कण निर्मित होते हैं जिनमें बालू और चिकनी मिट्टी शामिल है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। और मृदा में जीवाणु, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी शामिल होते हैं। अब विभिन्न प्रकार की जो मृदा है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बलुई मृदा, इसको हम
बालू मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मृदा को बालू मिट्टी भी कहते हैं। इसमें मृदा में बड़े कणों का अधिक अनुपात होने पर उसे बलुई मृदा कहते हैं। ये बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होने पर ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होने के कारण बालू सुवातित होती है और बालू के कणों के बीच के खाली स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, इसलिए बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। ये पानी को बहुत जल्दी सोखती है। जैसे आप इसमें पानी डालोगे तुरंत पानी इसमें समा जाएगा। दूसरे प्रकार की मृदा है मृण्मय मृदा। मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होने पर उसे मृण्मय मृदा कहते हैं। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में कम वायु होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें अधिक जल रहता है। तो दूसरी प्रकार की मृदा है मृण्मय मृदा, इसको हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की है दुमटी मिट्टी। मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होने पर उसे दुमटी मिट्टी कहते हैं। यानी मृण्मय मृदा और बलुई मिट्टी, इस दोनों मिट्टियों के जो कण हैं उन कणों की समान मात्रा वाली मिट्टी को कहते हैं दुमटी मिट्टी। और पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी ही होती है। अब दुमटी मृदा में क्या होता है, बालू प्लस चिकनी मिट्टी प्लस गाद प्लस अन्य प्रकार के मृदों के कणों का इसमें मिश्रण होता है। अब गाद क्या होता है, नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। नदी तल के जो आधार है उसमें नीचे बिल्कुल एकदम चिकना पदार्थ होता है और आप अगर थोड़ा सा इसको अपने घर के उदाहरण पे देखेंगे तो आपके घर में जो पानी के टैंक बने हुए हैं उन पानी के टैंक के, यदि छत के ऊपर कोई टैंक बना हुआ है उसकी, या जो ज़मीन में टैंक बना हुआ है उनकी, यदि आप कोई 6 महीने में 3 महीने में जब उसकी आप सफाई करते हैं तो उस समय जो नीचे एकदम आपको जो बारीक मिट्टी मिलती है बिल्कुल वो गाद ही होती है। तो ये गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है और दुमटी मृदा में ह्यूमस होता है। इस मृदा में पादपों की अच्छी वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों, मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि मनचाही आकृति बनाना इसमें सुविधाजनक होता है। अब मृदा के गुण। मृदा द्वारा जल का अंतःस्त्रवण और मृदा में जल अंतःस्त्रण की दर, एक इसका प्रयोग करते हैं हम। मृदा में जल अंतःस्त्रवण का मापन करना। अब आवश्यक सामग्री है 5 सेंटीमीटर व्यास का 20 सेमी लंबा पीवीसी पाइप, एक 200 ml पानी की बोतल, जल और स्टॉपवॉच। 20 सेमी लंबे और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले पीवीसी पाइप को लेते हैं और अंतःस्रवण की दर मापे जाने वाले स्थान की मृदा को लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई तक खोदते हैं। यानी उस मिट्टी में पानी किस हिसाब से उसमें रहता है, और ऊर्ध्वाधर रूप से पाइप के एक सिरे को खोदी गई मृदा में डालते हैं और 200 ml पानी की बोतल से पाइप में जल डालते हैं और पानी डालने के आरंभिक समय को नोट कर लेते हैं। और सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रवित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लेते हैं। यानी कि जो पानी हमने डाला है पाइप में वो कितनी देर में मिट्टी में पूरा समा जाता है वो समय हम नोट कर लेते हैं। अब पाइप में पानी डालते समय छलकना और पानी बाहर नहीं आना चाहिए और अंतःस्रवण की दर की गणना का निम्नलिखित सूत्र है। अंतःस्रवण बराबर जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण की अवधि। अब जल की मात्रा को मिली में लेंगे और अवधि को मिनट में लेंगे। माना किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं तो अंतःस्रवण की दर हो गई 200 ml बटे 20 मिनट बराबर 10 ml प्रति मिनट। बलुई मृदा में जल अंतःस्रवण की दर अधिक होती है
क्योंकि कणों का आकार ढीला होने के कारण इसमें तुरंत ही पानी समा जाता है। और चिकनी मृदा सहत होने के कारण उसमें जल अंतःस्त्रवण की दर न्यूनतम होती है, उसमें पानी बहुत ही कम समाएगा। अब ये जो हमने प्रयोग किया था, ये हमने पाइप लिया था और ये प्लास्टिक का पीवीसी पाइप लिया था हमने, और यहाँ हमने मिट्टी डाली थी और उसमें हम ये ऊपर से पानी डाल रहे हैं। अब ये पानी जब हमने डाला है उस समय को नोट करना प्रारंभ कर देते हैं और देखते रहते हैं कि कितनी देर में ये पानी पूरा समा गया। और जब पानी पूरा समा जाता है तो वो समय नोट कर लेते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि उस मिट्टी ने पानी को सोखने में कितना समय लगाया है। तो जो बलुई मिट्टी है वो पानी को सोखने में सबसे कम समय लगाती है, और जो दुमटी मिट्टी है वो उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगाएगी, और जो चिकनी मिट्टी है वो सबसे अधिक समय लगाएगी। अब दूसरी हम बात करते हैं मृदा में नमी की। गर्मी के दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ग्रीष्म काल में गर्म दिन की दोपहर में खेत की मृदा के ऊपर की वायुओं में कंप दीप्त प्रतीत होती है। अब इसका एक प्रयोग करेंगे। एक कोथन नली में 2 चम्मच मिट्टी मिलाते हैं और इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म करने के बाद मृदा से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कोथन नली के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवारों पर संघनित हो जाता है। 2 चम्मच हमने मिट्टी ली और उस मिट्टी को हमने गर्म किया, तो मिट्टी में नमी होती है, वो नमी की जो वाष्प है वो ऊपर उठेगी और इस कोथन नली के यहाँ अंदर की सतह पर ये पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण नहीं करती है। कौन सी मृदा कितना जल अवशोषित करती है, इसके लिए हमें मृदा द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत जानना होगा। प्लास्टिक की एक कीप फिल्टर पत्थर मोड़कर लगाते हैं और किसी मृदा का शुष्क पाउडर 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्थर पर डालते हैं और किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लेते हैं। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालते हैं। सारा जल एक स्थान पर न डालकर उसे पूरी मृदा में फैला देते हैं और जल डालना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वह कीप से गिरकर रिसना आरंभ न कर दे, और मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लेते हैं। इससे मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाता है। जैसे मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम और मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL मान लेते हैं और मापन सिलेंडर में जल का आयतन VmL मान लिया, तो मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V ग्राम हो जाएगा और अवशोषित जल का प्रतिशत U-V बटे 50 × 100, इस सूत्र के द्वारा हम उसका मान निकाल सकते हैं। चिकनी मिट्टी में जल अवशोषण क्षमता अधिकतम होती है क्योंकि इसमें कणों का आकार छोटा और व्यवस्था संहत होता है। बलुई मृदा सबसे कम जल अवशोषित करती है, यानी जल मिट्टी में रहेगा नहीं, समा जाएगा उसमें लेकिन बाहर निकल जाता है क्योंकि इसमें कणों का आकार बड़ा और व्यवस्था असंहत होती है। और बलुई मृदा में जल अंतःस्त्रवण दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में जल अंतःस्त्रवण की दर सबसे कम होती है। ये हमने एक कीप और यहाँ पर हमने एक फिल्टर पेपर लिया था। अब इसमें हमने मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल के हमने इसमें पानी को 50 ml पानी को हमने ले लिया और उसको हमने ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बूंद बूंद करके पूरी मिट्टी पे डाल दिया और हमने पूरा 50 ml पानी इसमें डाल दिया। और फिर जब पानी नीचे निकलने लग गया तब हमने इसमें पूरा पानी डालने के बाद में 50 ml पानी हमने ऊपर से डाला और फिर नीचे कितना पानी निकल गया, मान लीजिए वह 20 ml निकला है, तो 50 में से हमने 20 ml घटा दिया, तो इसका मतलब ये जो मिट्टी है इसमें 30 ml पानी हो गया, यानी इस मिट्टी ने 30 ml पानी को अपने में धारण किया है।
इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की मिट्टी को डाल के वो मिट्टी की जल धारण की क्षमता कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये जल धारण की क्षमता चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है और बलुई मिट्टी की सबसे कम होती है। मृदा और फसलें। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए अच्छी होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए चिकनी, जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा अच्छी होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक अच्छी होती है क्योंकि इसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और इसमें पर्याप्त वायु भी होती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और उर्वरता अधिक होती है। अब अगला टॉपिक है मृदा का अपर्दन। मृदा के अपर्दन की हम बात करते हैं। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। मृदा का अपर्दन बार बार इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा, जल, हवा और बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। पौधों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है और पौधों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे ये पवन और प्रवाही जल के साथ में बह जाती है। मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि वाले स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा वनस्पति नहीं होती है। इसलिए वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरियाली को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। जो इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनकी हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। अब वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप, इनमें से जो ग ऑप्शन है वो इसका ठीक है। खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल इसमें होता है। प्रश्न नंबर 2 है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक है मृणमय मृदा में होती है। तो इसका ख सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। जीवों को आवास देने वाली मृदा की ऊपरी परत, बलुई मृदा, मृदा की मध्य परत, मृणमय मृदा। तो इसका हम मिलान करते हैं। देखिए, जीवों को आवास देने वाली है, सभी प्रकार की मृदा जीवों को आवास देती है। मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है, बलुई मृदा के बड़े कण होते हैं और मृदा की मध्य परत में ह्यूमस की कम मात्रा होती है और मृणमय मृदा सघन छोटे कण वाली होती है। तो हमने ये मिलान करके नीचे सारणी इसकी बना दी है। अब चौथा प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशेष ध्यान देके आप इसको कीजिएगा। मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रमों का परिणाम है, यानी निम्नलिखित कारणों से मृदा का निर्माण होता है। नंबर 1, भूकंप या ज्वालामुखी का फटना। पृथ्वी के नीचे कठोर सतह है। प्राकृतिक क्रियाएं, भूकंप या ज्वालामुखी इन भारी चट्टानों को तोड़ देती है जो छोटे टुकड़ों में बदलकर पृथ्वी तल में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसका मिट्टी कैसे बनती है, इसका दूसरा टॉपिक। पहला, भूकंप या ज्वालामुखी का फटना, ये इसका पहला बिंदु है। दूसरा है चट्टानों का टूटना या भुरभुरापन, तेज हवा, बर्फीले तूफानों और ग्लेशियरों के बहते पानी तथा वर्षा से चट्टानों के महीन छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और यह प्रक्रिया धीमी तथा हजारों वर्ष लेने वाली होती है। इसे भौतिक विधि का टूटना कहते हैं। तीसरा प्रकार है विघटन। उपरोक्त विधि से प्राप्त होने वाले कण
वायु और नमी में काफ़ी समय तक रहने के कारण और विघटित होते हैं। ये विधियाँ हैं ऑक्सीजन अपचयन, हाइड्रेशन, चट्टानी वनस्पति तथा दूसरे पौधे इसमें सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए फेल्डसम और माइका पानी से मिलकर जलीयकरण द्वारा नरम और आसानी से विघटित होने वाली बन जाती है, और सिलिकॉन चट्टानें सिलिकेटा मृदा बनाती है। ये भी रासायनिक विघटन है जो धीरे धीरे होता रहता है। चौथा प्रकार है ह्यूमस का बनना। मृत जीव या वनस्पति विघटित होकर मृदा मिल जाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ये ऊर्जा बनाते हैं जो जैविक रूप से होती है। तो इस प्रकार से मृदा कैसे बनती है, तो मृदा 1 2 3 4 ये 4 प्रक्रम है जिनका परिणाम होता है। 4 प्रक्रमों के परिणाम से मृदा बनती है। भूकंप या ज्वालामुखी के फटने से, चट्टानों का भुरभुरापन, विघटन और ह्यूमस का बनना। अब प्रश्न नंबर 5 है, मृण्मय मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है? मृण्मय मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होने के कारण फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 6 है, मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच में अंतर समझाइए। तो मृण्मय मृदा और बलुई मृदा, मृण्मय मृदा बारीक कणों का अनुपात ज़्यादा होता है और बलुई मृदा इसमें बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा होता है। फिर जल धारण की क्षमता मृण्मय में सबसे ज़्यादा होती है और बलुई में क्षमता न्यूनतम होती है। जल अंतःस्त्रवण की दर इसमें कम होती है मृण्मय में, और बलुई में ज़्यादा होती है। और मृण्मय मृदा में वायु कम होती है और ये भारी होती है, और बलुई मृदा में यह हल्की और सुवातित होती है, यानी उसमें से हवा पास हो सकती है। मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। तो ये मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, और इस चित्र के बारे में पहले भी हमने बात की थी। तो ऐसा चित्र बनाकर आप ABCD इस प्रकार से नाम इसमें लिख दीजिए, तो ये विभिन्न परतों का नामांकित चित्र बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8, रजिया ने खेत में अंतःस्त्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्त्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्त्रवण की दर को परिकलित कीजिए। इसका उत्तर होगा, अंतःस्त्रवण हेतु जल की ली गई मात्रा बराबर 200 ml। ये हमने इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है। अब अंतःस्त्रवण में लगा समय बराबर 40 मिनट। हमने पहले इस अंतःस्त्रवण की दर निकालने का सूत्र हमने देखा था। तो जल की मात्रा बटे अंतःस्त्रवण की अवधि। जल की मात्रा 200 ml है और अवधि 40 मिनट है। इसमें हमने 200 ml में 40 का भाग लगा दिया, तो यह आ जाएगा 5 ml प्रति मिनट। ये अंतःस्त्रवण की दर हो जाएगी। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय। फसल चक्रण, फसल अवशेष का प्रयोग, जंतुओं की खाद, हरी खाद पर बल दिया जाना चाहिए, और खाद्यान्नों में कीटनाशकों की सीधी मिलावट नहीं की जानी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग किए बिना जैविक खादों के साथ खेती की जानी चाहिए। औद्योगिक संस्थानों में से व्यर्थ पदार्थों और वाहित स्त्राव का पूर्ण उपचार करके उसको नष्ट करना चाहिए, और प्राकृतिक तंत्र को दबाने की बजाय उनका विधिवत उपयोग करना चाहिए। भूमि में सूक्ष्म जीवों तथा मित्र जीवों द्वारा होने वाली जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए केंचुए वगैरह का उपयोग करते हैं। स्थानीय कृषि पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, और मृदा कटाव को रोकने के उपाय करने आवश्यक है। वृक्षारोपण पर ज़्यादा बल देना चाहिए। जैव विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। ये थे मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय। अब मृदा अपरदन रोकने के उपाय। सीधी वर्षा से भूमि को बचाना चाहिए, और जल एकत्रित होने से ढलान की तीव्रता के कारण बहते जल को रोकना चाहिए। हवा की तीव्रता को रोकना, वृक्षारोपण करना, निग्न मृदा पर पादप आवरण उपलब्ध कराना, अत्यधिक पशुओं को चराने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, वनों की कटाई को रोकना,
बरसात के समय कृषि योग्य भूमि से घास नहीं काटना और गर्मी की ऋतु में कम जुताई करना। ये इतने हम काम करेंगे तो मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित वर्ग पहली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। अब इसमें संकेत दिया हुआ है सीधे। पहला, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। तो पॉलीथीन के थैलों से बना होता है, तो हम पहले में लिख देंगे पॉलीथीन। इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसमें इसके बाद में चौथा है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कण बड़े मात्रा। ऐसे हम सीधे और ऊपर से नीचे दोनों प्रकार के हैं जो दे रखे हैं। इसके आधार पर हम इस वर्ग पहली को भरेंगे तो इस प्रकार से ये वर्ग पहली बन जाएगी। पहला पॉलीथीन और दूसरा मृणमय और दूसरे में मृदा ऊपर से नीचे और सीधा, दो प्रकार के हैं। तीसरा में अपरदन और यहाँ से आ जाएगा आधार सेल। फिर चौथे में दुमटी आ जाएगा और छठे में आ जाएगा अंतःस्त्रवण। सातवें में आ जाएगा प्रोफाइल। 10वें में आ जाएगा जल धारण। 9वें में आ जाएगा बलुई। 8वें में आ जाएगा पवन। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग पहली है, इस वर्ग पहली को भी आप पूरा ऐसे कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। इसके प्रश्न उत्तर भी आपके हो गए हैं और ठीक प्रकार से साफ और स्वच्छ सुंदर अक्षरों में आप अपनी कॉपी में अपना ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। और कोई बात फिर भी समझ में नहीं है ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के बने हैं, इसके अलावा बहुत से प्रश्न इसमें और बने हैं, तो आप स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण कीजिए और उसके उत्तर खोज कर उनका साथ में आप उत्तर भी अन्य प्रश्नों को इसमें जोड़ सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही है, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है।